राम राम जी। भाई आज का जो मॉर्निंग का पेपर था 6 तारीख का सुबह का, उसका सोल्यूशन आपके सामने है। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रेवाड़ी। तो बिल्कुल सब ने मेरा नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो रेवाड़ी जिले के अंदर है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? अनुच्छेद 315 के तहत की है। प्रत्येक राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग होगा। एचपीएससी जो अपना है 1 नवंबर 1966 जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा लोक सेवा आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त पूछ रखा कि हरियाणा प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बात पूछ रखी है। देखो भाई, जिक्र हो चुका अपना जस्टिस हरिपाल वर्मा आज वर्तमान समय में है। तो पहले वाले कौन थे? तो रणजीत कुमार बाबू परमानंद। तो प्रीतम पाल जो है, जस्टिस प्रीतम पाल वर्तमान समय में क्या है? हरियाणा प्रदेश के क्या है? प्रथम लोकायुक्त कौन है? जस्टिस प्रीतम पाल पहले लोकायुक्त है हरियाणा के। ठीक है। इसके बाद में इसका भी जिक्र होगा, पंजोखरा साहिब किसकी स्मृति में बना था? ये भी अपनी उसके अंदर जिक्र हो चुका। तो गुरु हरकिशन साहिब जो है, इनकी याद के अंदर अंबाला के अंदर क्या है? तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा गुरु हरकिशन साहिब की याद के अंदर। ठीक है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर पूछ रहा कितना? तो 74 से 77 जो है हरियाणा का कितने है? पूर्वी देशांतर कितना है? 74 से 77 तक किसका है? हरियाणा का पूर्वी देशांतर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, आर्थिक सर्वेक्षण बहुत बार जिक्र किया था कि एक बार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के चले जाना, क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारा मामला था, केवरा के पूछ ले। ठीक है। तो देखो भाई, हरियाणा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या पूछ रखे कि कितने वहां होने चाहिए? उप कोषागार पूछ रखे कितने हो गए, यानी ट्रेजरी ऑफिस पूछ रखे कितने हैं। देखो, अगर उन्नू पूछे भाई टोटली कोषागार कितने नु पूछे तो उत्तर हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 है। लेकिन उप कोषागार कितने? तो आपने याद रखना 82 उप कोषागार वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर है। पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की संख्या, यो भी आर्थिक विकास केंद्र पूछ रखा, डी हो जाएगा 18,552 जो है, याद रखना है अटल सेवा केंद्रों की वो है। ठीक है। वित्तीय वर्ष के लिए कृषि के क्षेत्र में कितना बजट निर्धारित किया गया था? तो कृषि के क्षेत्र में कितना किया गया था? 4.3 जो है वो कृषि के क्षेत्र में करने का काम किया गया था। स्वास्थ्य श्यामवाड़म पूछा जा सकता है, तो स्वास्थ्य के अंदर कितना है? तो 6.2% जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सड़कों खातर 2.1% जो है वो सड़कों के लिए क्या किया था? गठित करने का, मतलब आवंटित करने का काम करे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी पूछ रखी है? तो 2021-22 में थी 2,35,707 और 22-23 में कितनी होगी थी? 2,39,000 समथिंग होगी थी। तो 2,35,707 जो है हरियाणा की प्रति व्यक्ति आई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत के अंदर सबने बेरा किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है, इनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या है? लाडली सुरक्षा योजना ये कब लागू हुई थी? लाडली सुरक्षा योजना इसमें थोड़ी बहुत फिर भी हरियाणा जी के ठीक दे रखी है। 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2005, 1 मार्च। तो याद रखना 1 जनवरी 2006 को हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हुई थी? लाडली सुरक्षा भत्ता योजना शुरू हुई थी। सारे सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। मंजीत सर बैठे हैं, तुरंत बाद आ जाओगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर सारा सोते का कराया जाएगा। ठीक है। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की विस्तार के लिए 1923 में फजली हुसैन के साथ मिलकर के जमींदारा लीग की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो सबने बेरा है सर छोटराम के द्वारा जो है जमींदारा लीग की स्थापना करने का काम किया। बहुत सारे मास्टर स्क्रीनशॉट गिरा मेरे वाली में तो आया जी, तो सारा यार है मेरे लिए किताब खरीद लियो। अरे लगता है प्रीवियस ईयर दे रखे एसएससी के जो 4 साल पहले हुआ थे वह परसेंट हटा के दे रखे नुक्के नु नया कि में भी खुलिया रखा। बस आर्थिक विकास और बजट छोड़ दियो, बाकी पुराना सौदा डो रखा नुक्का नु। वहां सारी किताबा पाई जाएगी एसएससी की साइट पर जाके टोलियो, सारे प्रीवियस ईयर ओढ़ तो पाई जाए नुक्के नु। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा भाई, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर की किताब जिसका नाम क्या है? अखंड प्रकाश है। और अखंड प्रकाश में हरियाणा को आर्यन, कुरुजंगल, अरिनातक या फिर अरिबाणक। तो यह सही है, अरिबंका लेकर क्या, यानी अरिबाणक जो शब्द जो था वो धरणीधर की अखंड प्रकाश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? तो आपने याद रखना अरिबाणक शब्द। ठीक है। खोड़िया नृत्य सबने बेरा जिस टाइम पर हरियाणा के अंदर बारात चली जाओ तो घर की लुगाई रह जाओ पाछे, तो वो क्या करा? खोड़िया नृत्य करा। खोड़ा नृत्य किसके द्वारा कराया जाओ? बूढ़ा बूढ़ी मर्जे जब कराया जाओ है। तो विवाह के अवसर पर हरियाणा के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपने याद रखना खोड़िया नृत्य कराया जाओ है। हरियाणा का कौन सा जिला जो है सुराई के लिए, पतली गर्दन की सुराई खातर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस हुआ करता था? आजकल तो सुराई का प्रचलन खत्म हो गया। तो याद रखना शहीदों की धरती जज्जर जो है, जज्जर जिला याद रखना। सुराई जो है पतली गर्दन खातर कौन सा जिला फेमस है? तो जज्जर जिला जो है पतली गर्दन खातर के है फेमस है। अगला प्रश्न देखो भाई, बहुत आसान प्रश्न है, मेरी किताब में तो कौन आ रहा था, नु कहना पड़ेगा ये तो। ठीक है। पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बिरानी किसकी किताब में तैयार था यो? तो चरखी दादरी देर क्या है, पंचकूला देर क्या है? तो मोरनी हिल कड़ा पंचकूला। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो सबसे ऊंची चोटी है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क 5-7 दिन पुरानी क्लास में देख लियो, करवा रखे। हरियाणा का गुड़गांव जिला जो है, गुड़गांव जिले के अंदर के है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा, अरावली का पूछ रहे क्या? शिवालिक का पूछो तो करो हो जाओगा। अरावली का महेंद्रगढ़ के अंदर जो है कुलताजपुर गांव के अंदर डोसी की पहाड़ियों के अंदर 652 मीटर ऊंचाई के ऊपर जो है कुलताजपुर गांव के अंदर सबसे ऊंचा क्षेत्र किसका? तो अरावली का, आपने याद रखना है।
हरियाणवी गीता पूछ रखा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? हरियाणवी गीता। रतवाई पूछ रखा है, सांग हरियाणा का लोक नृत्य है। गुग्गा, गुग्गा नवमी के ऊपर झूमर, झूमर जो नृत्य तो है, याद रखना आपने, झूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणवी गीते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसने 1983 के अंदर भारत को क्या किया था, विश्व कप दिलाने का काम किया था? कपिल देव का पूछ रखा है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव 2017-16 में प्रश्न पूछा करते ही, फिर दोबारा से फिर नुक्के नु पीडीएफ उठा के दे ही लगा एचएसएससी ने इस तक। हरियाणा से आने वाली निर्मला गुलिया पूछ रखी है, निर्मल गुलिया का संबंध कौन से खेल से? तो जिम्नास्टिक का कसरत के अंदर जो है कौन जानी जाती है? निर्मला गुलिया जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए भाई, सामाजिक कार्य के लिए कम से कम 50 बार कराए होंगे क्लास में, फिर भी गलत करके आया तो मेरे पास कोई इलाज को नहीं भाई। किस व्यक्ति को जो है सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया? सामाजिक के लिए गांधी सामाजिक कार्य क्रिया करता नु बताया गया था। राघवेंद्र तंवर का उसका इवनिंग वाले शिफ्ट में मिल जाए तो याद रखना, राघवेंद्र तंवर को किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। मोतीलाल मदान जो है साइंस एंड अभियंत्रिक के लिए दिया गया था। नीरज चोपड़ा को खेल के लिए, ओम प्रकाश गांधी को किसके लिए दिया गया है? सामाजिक कार्यों के लिए देने का काम किया गया है। गुगा नवमी सबने बेरा कदा भादो में गुगा मांग्या करा, तो भादो मास का चंद्रमास जो है भादो का, उस दिन कौन सा त्योहार आओ है? तो आपने याद रखना गुगा नवमी जो त्योहार आओ है। ठीक है, अब आपके सामने मंजीत सर आ चुके हैं मैथ लेकर, उसके बाद हिंदी आपकी सोल्व करवाने का काम की जाएगी। एक दो प्रश्न और रह रहे होंगे तो मैं फटाफट देख लेता हूं जो जो आपने रह रहे हैं। मंजीत सर आ गए आपके बीच में, मैथ रीजनिंग अच्छी तरह से सोल्व करवाने का काम करेंगे। देखो भाई, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र जो है दो नए राज्यों का निर्माण किसको बांट करके किया गया था? जिस टाइम पर भाई मराठी और गुजराती आपस में लड़ाई हो गई थी, तो उस टाइम पर दो नए राज्यों का निर्माण जो था, बॉम्बे नाम का एक राज्य हुआ करता था, उस बॉम्बे नाम के राज्य को बांट करके, यानी मुंबई जो था, मुंबई को बांट करके दो नए राज्य 1960 के अंदर जो है कौन से बनाए गए थे? गुजरात और महाराष्ट्र बनाने का काम किया गया था। अगला प्रश्न अब, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मताधिकार देने वाला आखिरी देश कौन था? सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। भारत में 1950 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। सऊदी अरबिया सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरबिया जो है, सऊदी अरबिया में 2015 के अंदर जो है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। आखिरी सबसे लास्ट में कर दिया गया, तो आपने याद रखना सऊदी अरबिया के अंदर दिया गया। पूरे पेपर सारे के सारे सोल्व करवाए जाएंगे आपने। ठीक है, इसके बाद अपनी जो शाम वाली 8 बजे वाली क्लास हुआ कर थी, वो एसएससी जीडी खातर नेशनल जीके, नेशनल करंट अफेयर की, शाम ने हर रोज मैं उसको लाइव रखा करूंगा, कोशिश ये करूंगा तो सारे के सारे एक दो दिन में शेड्यूल डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान में, तो हर रोज शाम ने 8 बजे अपनी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, अगला क्या कहा? नगद आरक्षित अनुपात, यानी कौन सा है? सीआरआर। नगद आरक्षित अनुपात जो है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो है, ये कौन रखा? अगर बैंक जो है, बैंक खुलेगा तो उसका रिजर्व पूंजी जो है वो रिजर्व बैंक के पास में जमा होगी। ठीक है, रिजर्व बैंक उसको क्या करता है? जमा रखने का काम करता है, रिजर्व बैंक के पास में जमा होगी, सीआरआर। व्यापार करने की सरलता सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? भाई जड़क है व्यापार करने में आसानी रहो, जमा कोई भी दिक्कत नहीं आवे, तो पहला स्थान पूछ रहा कौन सा देश ने प्राप्त किया? ऑप्शन है पुर्तगाल, भारत, चीन और न्यूजीलैंड। तो आपने याद रखना, व्यापार करने के लिए जो पहला देश जो आया है वो कौन सा आया है? न्यूजीलैंड आया, जिसने महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार दिया था। 2021 का व्यापार करने में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके अंदर किसका नंबर आया? तो न्यूजीलैंड जो है वो पहले नंबर के ऊपर आया है। ठीक है, ये कंप्यूटर के हो गया। अच्छा, नीचे है भाई, कौन सी झील टेक्निक गतिविधि के ऊपर बनी थी? तो कोलेरू झील जो है, सॉरी वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर की, वुलर झील जो है वो टेक्निक गतिविधि के कारण बनी थी जम्मू एंड कश्मीर की। 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता जोड़ा गया था, इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, इसके अलावा समाजवाद जोड़ा गया था। समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। समाजवाद भी है और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का दे रखा, तो ए और डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दो दे रखे हैं। ना तो प्रभुत्व संपन्न का जिक्र था 1976 में, ना लोकतंत्र का जिक्र था 1976 के अंदर। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो बैठक थी, 20वीं बैठक, वो कड़ा हुई थी, तो याद रखना है कजाकिस्तान का एक देश राजधानी है शायद अस्ताना नामक जगह के ऊपर जो संघाई सहयोग संगठन की 20वीं बैठक जो थी वो कड़ा हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर जो थी। कौन सी बैठक हुई थी? तो याद रखना है ये 20वीं बैठक हुई थी। ठीक है, आगे भाई, अब आपके सामने मंजीत सर आ जाओ जी फटाफट, सारा का सारा अपना हो चुका है भाई। ठीक है, तो 8 बजे वाली क्लास जो है बहुत जल्दी आप शुरू करने का काम कर देंगे। अपना जो यूट्यूब चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, उसके ऊपर जो है आप 8 बजे से जो है रेगुलर क्लास देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। इंग्लिश सोल्व करा दे पहले, बाकी अंदर जाओगा। ठीक है, सभी को सलाम, नमस्ते और जय हिंद भाई। अगर कोई मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन। शुरू करो भाई, चलो देखो फटाफट करेंगे। और उत्तर याद है भाई अपना, बाकी किसी ने कन्फर्मेशन लेनी हो तो जो धुरंधर हिंद सब्जेक्ट आएंगे उनका अगला संपर्क करियो। दिख नहीं रहा हुआ दोस्तों, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये लो, बस
ठीक है, दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, 26 और 27। देखो पहले क्या होगा, वरना ये लाइट ऑफ कर देता हूँ इधर की। देखो अब इसके अंदर बनेगा भाई क्यू एस पी आर के ऊपर जो दे रखा है, यानी कि क्यू से स्टार्ट करोगे, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज, इससे स्टार्ट करोगे, और फिर टू वर्क इज ए गिफ्ट, दा पे टूट रहा है, फिर पावर टू वर्क इज ब्लेसिंग एंड द लेवल ऑफ वर्क इज सक्सेस। ठीक है, क्यू एस पी आर। नेक्स्ट में क्या बनेगा, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रोट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पे जो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, वॉइस चेंज करनी थी, हमने कर दी। इसके अंदर पता करना था कि कौन से के अंदर पार्ट के अंदर एरर है, तो ए पार्ट जो है इसका, उसके अंदर पार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बनेगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 28 हो गया ना। अच्छा, ये जो पैराग्राफ का क्वेश्चन था, तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेना, बाकी पीडीएफ आप लोगों को मिल ही चुकी होगी हर टेलीग्राम चैनल पे, बहुत घंटा लग रही भैया। तो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो पैराग्राफ से पढ़ करके, इसका बनेगा वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू। ठीक है, अगला है हेल्प्स पॉपुलराइज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, और इसका आंसर बनेगा डील्स, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 पे दे रखा है फिर से इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है दोस्त, ये मेरे ख्याल से पेज कंप्लीट हो गया अपना, और नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। और यहाँ देखिएगा भाई, प्रधान, ये क्वेश्चन देखो भाई, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, पहले रिफ्रेश होने दो इसको एक बार, सॉरी। और इसमें बोला गया था कि दैट आर प्लांटिंग, और क्या पता करना था, इसका आंसर बनेगा दैट यू प्लांट। पढ़ लेना क्वेश्चन भाई। अच्छा, द बॉय विद रेड हेयर आएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई सही करके आएगा इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, बोला गया है कि अनफेज्ड को और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो अनफेज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 पे दे रखा है। ठीक है, अनफेज्ड। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। सी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स, सी आस्क्ड हर फादर, सॉरी रिक्वेस्टेड ना, सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू गिव हर, सी रिक्वेस्टेड हर फादर इफ सी वुड गिव हर स्वीट्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, आजा आजा आजा, क्वेश्चन नंबर 36। तो आपको पता करना था कि कौन सा सही से स्पेल्ड किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 फैमिलियर सही स्पेल्ड किया गया है। डेंजर्स का क्या बताना था हमने, एंटोनिम बताना था, तो इनोक्यस, ऑप्शन नंबर जो 2 पे दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, बोला गया है कि द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव, अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है, सिनोनिम, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्रेव्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 पे दे रखा भाई। और इसमें फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, तो इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग देख लो एक बार, तो कहाँ सही दे रखी है, इंस्टीट्यूशन, यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, SU जी होता है और फिर डबल S नहीं होता है, फिर TION होता है, और वो कैसा कहाँ दे रखा है, SUGGE, यहाँ पर भी नहीं होगा, SUGGESTION, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे जो दे रखा है भाई, इनको निपटा दिया। अच्छा, ये हिंदी है, तो हिंदी के सर आएंगे मेरे बाद में, और फिर कर लेना आप हिंदी को कवर। अभी एक बार देख लेते हैं, ये रीजनिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 55 तक हिंदी है, और क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये रीजनिंग है, और इसको सोल्व करने का काम करेंगे अब। ये लो भाई, पहला क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग के अंदर जो दे रखा है, 3 कथन दे रखे हैं, और हमने पता करना है कि जो निष्कर्ष दे रखे हैं उनमें से कौन सा सत्य होगा। तो पहला कथन कहता है कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज जो है कुर्सियां हैं, तो ये मेज हुई और ये कुर्सियां हो गई भाई। ठीक है, ये कुर्सियां हो गई, के से मैं कुर्सी लिख रहा हूँ, एम से मैं मेज लिख रहा हूँ। कुछ कुर्सियां पलंग है, कुछ कुर्सियां, कुछ मेज कुर्सियां हैं, और ठीक है, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, तो ये हो गए पलंग भाई। ठीक है, ये क्या हो गई, पलंग। और फिर क्या लिख रखा है, सभी पलंग जो है कमरे हैं, सभी पलंग क्या है, कमरे हैं, ये हो गया कमरे। तो KR लिख लेता हूं, ताकि के साथ बात अपनी कॉन्ट्राडिक्ट ना कर पाए। तो के से कौन है, कुर्सियां, और KR से कौन है, कमरे। अब कंफर्म करते हैं, कुछ कमरे मेज हैं, कुछ जो कमरे हैं, कमरे यहाँ हैं, और वो मेज हो नहीं भाई, इसका कोई लेना देना नहीं बनेगा। कुछ कमरे कुर्सियां हैं, बिल्कुल होंगे भाई, कुछ कमरे कुर्सियां कंफर्म होंगे, क्योंकि जो पलंग का हिस्सा है,
कुर्सियों के साथ में, वो पलंग सारे के सारे कमरे में जाएंगे, यानी कि कुछ कुर्सियां जो है कमरे में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ पलंग कुर्सियां हैं, क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ पलंग क्या है, कुर्सियां होंगी ही होंगी, यानी कि 2 और 3 सत्य हैं, ऐसा कहाँ बोला गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो ये 9 का डबल है, फिर ये ट्रिपल है, यहाँ से 8 का डबल है, फिर ट्रिपल है, 7 का डबल है, फिर ट्रिपल है, परंतु ऑप्शन नंबर बी ये ओड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है जो रूल बाकी जगह पे फॉलो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में रिश्तेदारी दे रखी है, देख लेते हैं कैसे निपटाना है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। माता का पति कौन हो जाएगा? वैसे ही कर सकते हैं ना, फादर हो जाएंगे, और फादर की माँ कौन हो जाएंगी? दादी, और वो दादी की बेटी है, इसलिए वो क्या लगेगी? उसकी बुआ लगेगी ना। ठीक है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी थी नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उप्स, उप्स मोमेंट हो गया था, उप्स मोमेंट। तू होर किते दिल ला लिया, मुंडे ने सामान ला लिया। ये क्वेश्चन नंबर 59। आहा, क्या बात है, एक बार रिफ्रेश होने देते यार इसको, रुको, बस अब ठीक है। बोला गया है कि इस सारणी का प्रयोग करके EMRS का सही कूटबद्ध क्या बनेगा? क्लियर कट दिख रहा है यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। E की वैल्यू क्या कर यूज करनी है? 1, और फिर है M के लिए क्या यूज करना है? 7, और फिर क्या है R के लिए क्या यूज करना है? 9, और फिर कौन है S के लिए क्या यूज करना है? 3। 1793 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले में कहता है कि एक बस चालक पी से क्यू, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्त, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कवर करते हैं हम इसको। पी से क्यू तक जाने के लिए यहाँ पर पॉइंट पी है, और ये फिर क्यू है, और फिर ये स्टेशन आर है, और फिर ये स्टेशन एस है। पी से क्यू तक जाने के कितने रास्ते हैं? 5 है। और फिर क्यू से आर तक जाने के कितने रास्ते हैं? 3 है दोस्त। और फिर एस, आर से एस जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो पी से एस पर जाने के लिए उसके पास में कितने रास्ते खुले होंगे? तो हमेशा सभी रास्तों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि उतना टाइम अपने पास में है नहीं दोस्त। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मेरी कोई भी क्लास देख लेना पीछे की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, जैसे एसएससी ने भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि इन का प्रयोग करके, कंसोलिडेट एक वर्ड है और इसके जो लेटर्स हैं उनका यूज करके निम्नलिखित में से किस शब्द को बनाया जा सकता है, ये पता करना था। जैसे कि डिटेल है वर्ड, तो डी है क्या इसके पास में? बिल्कुल है डी। ई है, टी है, ए है, आई है, एल है, तो यही बन जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। जैसे कि एन है, ए है, एन भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा, पर जो दूसरा ए है ये कहां से लेकर के आओगे? नहीं बन सकता। लोकल में 2 बार एल दे रखा है, एल इसके अंदर एक ही बार आया है, तो नहीं बन सकता। ये लेंटिल जो दे रखा है इसमें भी 2 बार एल आ गया, नहीं बन सकता। ठीक है, वैसे वेरीफाई करने की जरूरत होती नहीं, इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम्स में। अगले में बोला गया कि किसी कूट भाषा में मैंगो को 1 3 1 1 4 7 1 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाइट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, तो देखो एम के लिए क्या यूज किया दिया इसने? 13, क्योंकि वो 13 पे ही होता है। ए के लिए क्या हो गया? 1। एन के लिए क्या हो गया? अगर नहीं दिख रहा हो तो MANGO, ये ऐसे है, और ये 13 है, ये 1 है, फिर ये 14 है, और फिर ये 7 है, और फिर ये 15 है। ये मतलब इनकी क्या लिख रखी है? जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप जाते हो तो जो जितने नंबर पर बैठा होता है वही यूज कर रखा है। हमने फाइट का पता करना था, तो FIGHT। ठीक है, एफ कितने पे होता है? ABCDEF 6 पे होता है। आई कितने पे होता है? FGHI 9 पे होता है। जी कितने पे होता है? यहीं से ले लेंगे 7। और एच कितने पे होता है? ABCDEFGH 8 पे होता है, और टी होता है 20 पे। ठीक है, तो 697820 लास्ट में 2 के दे रखा है, परंतु 67697 और फिर 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 पे जो दे रखा है भाई। ठीक है, अच्छा इस साइड इंग्लिश मीडियम में ही था, कोई नई चीज है नहीं, और ये पेज कंप्लीट हुआ अपना। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। ये देखो, बड़ा हो जाए, हो जाए, निकालना पड़ेगा कि में। देखो भाई, सही दिख रहा होगा? सही है।
बोला गया है कि एक ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। ये अपनी कल की क्लास में भी मैंने कहा था कि ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। जैसे जैसे लिख रखा है इसने वैसे वैसे प्लेस कर दो और जहां से भी लगे आपको कि एक मीनिंगफुल वर्ड मिल गया वही क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, पहले 6 लोगे यानी कि एम, फिर 5 लोगे यानी कि ओ, ठीक है, फिर 4 लोगे यानी कि आर, और फिर क्या लोगे 3 यानी कि ई, और फिर लोगे 2 यानी कि टी, और फिर लोगे 1 यानी कि एन। मोरेटन कोई वर्ड नहीं बनता। 2 5 2 से स्टार्टिंग कर रखी है तो टी से तो स्टार्टिंग नहीं बनती, मेंटर बनता है। 6 से कहाँ गया, मैंने पहले सोल्व कर रखा है इसलिए बता पा रहा हूँ अब, ठीक है। कहीं सोचो कि ये कैसे अफलातून कर दी। जैसे 6 पे एम आ गया, 3 यानी कि ए आ गया, और फिर 2 यानी कि टी आ गया, ये भी नहीं बनेगा। और यहाँ देखना एक बार 6 3 1, तो पहले 6 यानी कि एम, फिर 3 यानी कि ई, फिर 1 यानी कि एन, फिर 5 यानी कि सॉरी फिर 1 कहाँ गया वो, 6 एम हो गया, 3 ई हो गया, फिर 1 एन हो गया, ठीक है। फिर कौन है, 2 2 है, 2 पे टी, और फिर कौन है 5 5 पे कौन है ओ, और फिर 4 पे कौन है आर। मेंटर एक वर्ड होता है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ निकल लेंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने पता करना था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने पता करना था कि इनमें से कौन सा जो पद है वो औरों से ओड है, ठीक है, अलग है। तो देखो भाई मैं जो लॉजिक लगा पाया हूं मेरे अकॉर्डिंग, जीरो एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर 2 वावल्स यूज हुए हैं, केयर में भी 2 वावल यूज हुए हैं, पेल के अंदर भी 2 वावल यूज हुए, परंतु स्टार के अंदर केवल एक ही वावल यूज हुआ है, ए। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये बन रहा है, बाकी देख लेना। अच्छा भेड़ के लिए मिमना होता है और तितली के लिए क्या होता है, लार्वा होता होगा या इल्ली होता होगा, ये याद नहीं है, तुम्हें पता ही होगी ये बात तो, ठीक है। शायद लार्वा ही होता है इसका, जो बच्चा कहलाता है ना इसका। और इधर इंग्लिश है कोई चक्कर नहीं है। 66 देखो भाई, अब A1 B2 C3 D4 जैसे ये बना रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन बना पा रहा है। तो सही में इसने क्या कर रखा है, इनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की सीक्वेंस ही यूज कर रखी है। A1 पे होता है, B2 पे, C3 पे और D4 पे। और अगली बात एक और फॉलो कर रखी है कि जहां से शुरू किया उस सीक्वेंस को नहीं तोड़ा, A B C D, तो GHIJWX ये तो वैसे ही गया, क्योंकि ये उसमें नहीं चला रखा ना, A P के वर्ष UV WX YZ उस सीक्वेंस में तो है, परंतु W 5 पे और X 6 पे 7 पे 8 पे नहीं होता है। PQRS ठीक है, MNOP ये भी ठीक है। अब संख्या देख लेते हैं कि कौन सही बैठा रखी है इसने। तो G क्या 15 पे होता है, ABCDEFG नहीं होता ना, तो क्वेश्चन का आंसर एक भी नहीं होगा, 2 पहले ही हम रिजेक्ट कर चुके हैं। P देखो 16 पे होता है क्या, M देख लेते हैं जल्दी मिल जाएगा, ABCDEFGHIJ के होता है 11 पे, तो ये भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 बंदों को एक पंक्ति में बैठाया गया है। इधर आ जा भाई, दूर क्यों जाता भाई, यहां से हमने किया सेलेक्ट, इधर से बढ़ा दिया और अब इधर से बढ़ा दिया, और अब सही दिख रहा होगा। ये लो पहले रिफ्रेश हो जाएगा ये। 5 व्यक्ति में एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, दिशा से कोई लेना देना होता नहीं अपना, दिशा पटाने की बात अलग है, उससे लेना देना है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। देखो पंकज, सुनीता जो है पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, यानी कि ये पंकज बैठ गया और सुनीता इसके एकदम दाईं ओर बैठी है, यानी कि PS ऐसे लिखा जाएगा फिर। और अगली लाइन में कहता है कि कमल राजा के साथ बैठा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कमल राजा के साथ बैठा, या तो KR होगा या फिर RK होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में साथ साथ बैठे ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी लिख ली हमने। अब अगली लाइन में क्या कहता है, कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं ओर छोर पर बैठा है। जो से पहले किसका जिक्र हुआ था, राजा का, तो राजा बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, तो यहां बिल्कुल बाईं ओर नहीं है, यानी कि यहां से ये लेना है हमने, ठीक है। अगली लाइन पे कहता था तारा कमल के साथ नहीं बैठी है। तारा जो है टी, वो किसके साथ नहीं बैठी है, कमल के साथ नहीं बैठी है, यानी कि टी के नहीं हो सकता और KT भी नहीं हो सकता। अब सिर्फ इनको रखने का काम करना था ना। आर जो है बिल्कुल बाएं छोर पे बैठा है, तो आर और के अब कौन आएगा, देखो यहाँ के आ गया ना, तो टी तो आ नहीं सकता, तो पी और ऐसी आएंगे अब यहाँ पर, क्योंकि उनका जोड़ा तोड़ नहीं सकते। अब कौन रह गया यहाँ पर बैठना, टी रह गया। इसने क्या पूछा है, सुनीता के साथ कौन बैठा है, तो सुनीता के साथ P और T बैठे हैं। गलत तो नहीं कर दिया ना, क्या यूज करना था, RK ये यूज करना था, हमने कर लिया, फिर PS यूज कर लिया, फिर T रह गया।
और ये अलग अलग भी हैं सारे, कोई रिपीट नहीं किया। ठीक है, तो सुनीता के साथ कौन बैठा है? पी और टी, यानी कि पंकज और तारा। कहाँ लिख रखा है? पंकज और तारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब आप किसी ऐतिहासिक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं? मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये क्वेश्चन मैं कल भी कह रहा था कि आपको पॉजिटिव प्रैक्टिकल लाइफ में जो मर्जी करें आप, यहाँ पर आंसर बहुत सिंसियर वे में देना होता है ऐसे क्वेश्चन का। अपने मित्रों के साथ आनंद लेना, डिजाइन के साथ सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना, ये ज्यादा फिट बैठता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट में बोला गया है कि 99 है, फिर 80 है, फिर 63 है, और फिर यहां से देखना शुरू कर लो इस क्वेश्चन को। 0 से 3 हुआ, 3 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ा, फिर 7, फिर 9, है ना, 9, ठीक है, फिर 11, फिर 13 बढ़ेगा। इसके अंदर 13 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 5 3 8, 3 और 1 4, 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 69, इधर तो इंग्लिश मीडियम में कोई चक्कर नहीं है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कहता है कि पहले 14 है, फिर 19 है, 14 फिर 19 और फिर है 35 यानी कि 35, फिर 59 है, और यहाँ हमने पता करना है, फिर 179 है, और फिर 299 है। देखो भाई इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, इसने यहाँ पर कर रखा है दोस्त, 2 के स्क्वायर में 10 जोड़ रखा है, यहाँ 3 के स्क्वायर में 10 जोड़ रखा है, यहाँ देखो 10 किस में जुड़ा? आप कहोगे 25 में, और 25 कौन है? 5 का स्क्वायर, उसमें 10 जोड़ दिया। यहाँ 10 किस में जुड़ेगा? आप कहोगे 49, और 49 क्या है? 7 का स्क्वायर, उसमें 10 जोड़ रखा है। कहने का मतलब ये किसका स्क्वायर लिया जा रहा है? 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है, जिनको हम मैथ में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब देखो इसने बीच में जैसे कि 4 को स्किप कर दिया, 2 3 के बाद में 4 प्राइम नहीं है इसलिए स्किप हो गया, 5 के बाद जैसे 6 स्किप हो गया क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, 7 के बाद 8 9 और 10 वो तीनों के तीनों प्राइम है, इसलिए अब आगे जो आएगा ना 11 का स्क्वायर आएगा प्लस 10 यानी कि 131 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए 179 को देख लो, ये 13 के स्क्वायर के अंदर 10 जुड़ता है, ये 299 किसके अंदर जुड़ गया? 2, ये 17 का हो गया। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन हो चुका है जिसका आंसर आया है 131 दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसको बड़ा करते हैं एक बार तो, बटिया तेल में गेड़ेगी ना बड़ा कर दिया की थी। देखो अब रुक जा भाई, रिफ्रेशिंग हो गया। ये बोला गया है कि एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह तन तथा जड़े के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। बिल्कुल सत्य बात है। इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है? नहीं। यह कुछ पौधों में गांठ के पास पाया जाता है? नहीं। केवल ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का भी कह सकते हो, फिजिक्स का भी कह सकते हो। 3 सेकंड में 9 मीटर जाता है, 5 सेकंड में 23 मीटर जाता है। आपको पता करना था औसत गति क्या होगी। औसत गति, गति निकालने का फार्मूला क्या होता है, यानी कि चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है? आप कहते हो कि दूरी बटे में समय यूज करते हैं, है ना। अब जब इसके साथ में औसत शब्द जुड़ जाए ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर भी टोटल कर दोगे यानी कि कुल, और यहां पर भी टोटल कर दोगे यानी कि कुल। तो कुल दूरी कितनी तय करी उसने? पहले 9 मीटर गया था, फिर 23 गया, यानी कि 32 मीटर गया, फिर वो कुल दूरी बटे में कुल समय। पहले 3 सेकंड में गया था, फिर 5 सेकंड में, यानी कि टोटल समय कितना लग गया? 8। तो 32 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये अपनी चीजें नहीं है भाई अपने काम की, ये छोड़ दिया। आगे बढ़ाते हैं। ये आपका हो ही चुका है पोर्शन, और ये पोर्शन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इनके आंसर्स देख लो एक बार। इनके आंसर देख लो, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा आपको, ये रुक जाओ, ये लो। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई बबल सॉर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पे जो दे रखा है। ठीक है, कंप्यूटर की चीजें हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा राउटर, यानी कि 80 का 4 बनेगा। इस साइड हिंदी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 81 अगर कंप्यूटर का है तो देख लेते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर का है दोस्त, और इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, आपको बताना था कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, तो फ्लैट ये भी नहीं है, लेजर प्रिंटर इंकजेट्स ये भी नहीं है, एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर, ऑप्शन नंबर 4 पे जो दे रखा है। ठीक है, एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर एंड प्लॉटर, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये अपने काम की चीज है नहीं भाई, यहां पर भी अपने काम की कोई चीज नहीं है। ये हो गया मैथमेटिक्स शुरू भाई। ठीक है, अब पूरा फोकस हो जाओ, ये अपना घर का सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन देखो, 5 संतरे 10 के भाव से खरीदता है। एक बंदे ने 5 संतरे खरीदे
बहुत टाइम ले रहा है यार ये मैथ, बड़े बड़े ना एंकर दे तो मैक्स वही होगा। 5 संतरे 10 रुपए के भाव से खरीदे हैं, यानी कि 5 संतरे, तो 5 ऐसे लिख रहा हूं मैं, और ये कितने रुपए के हैं? 10 रुपए के। आगे ये तो खरीद है उसकी, ठीक है, क्रय मूल्य जिसको आप कॉस्टिंग प्राइस कह सकते हो एक तरीके से, वो है। अगली लाइन में क्या बोला गया कि 6 संतरे। ये बात थोड़ी देखने लायक थी कि इसने जैसे 5 संतरे लिख रखे हैं ना, तो ये 5 न्यूमेरिकल ना लिख करके क्या लिखा है, वर्ड्स में यूज कर रखा है 5 और 6 को, है ना, शाब्दिक लिख रखा है। 6 संतरे कितने के बेच रहा है, तो पता चला कि 10 रुपए, सॉरी 15 रुपए के बेच रहा है। ऐसे क्वेश्चन को क्लिक करने के लिए कि टोटल उसको क्या हुआ है, आप नंबर ऑफ आइटम्स को हमेशा सेम कर देते हो। जैसे कि 5 संतरे 6 संतरे बराबर नहीं है ना, तो बराबर कर दो। बराबर करने के लिए क्या बनाया जा सकता है, दोनों को 30, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से, तो इधर भी 6 से गुणा हो जाएगी। कितने रुपए लग जाएंगे, 60। अब यहाँ 6 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, तो 15 की भी गुणा हो जाएगी 5 से, 75। इसका मतलब ये हो गया उसने वो 30 संतरे खरीदे थे 60 के, और वही 30 संतरे बेच दिए 75 के। तो 60 की चीज अगर 75 में बेच रहा है, कितने रुपए का लाभ हो गया, 15 का। बटे किस पर, हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर, गुणा में परसेंट बनाने के लिए 100। 15 से 60 पूरा पूरा ठोका गया 4 से, और 4 से 100 ठोका जाएगा 25, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 7 से 1/2% वार्षिक दर से, इसको रफ कर लेता है एक बार, आपको पता करना था कि मूलधन कौन बनेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज लें, और 12.5% से केवल 8 ही महीने का ब्याज लें, तो 32 रुपए 50 पैसे का फर्क आता है। तो धनराशि कितने के बराबर होगी, देखो 7.5% वार्षिक हो गया, इसको मैं सॉर्ट आउट करके क्या कह सकता हूँ, 7 दूने 14 और 1 15 बटे में 2 बनेगा, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, तो 15/200 आ गया, ठीक है। यहां पर मैंने मूलधन को सपोज कर लिया कि पी के बराबर है। पी क्यों किया, क्योंकि इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए मैंने पी लिख लिया। तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, समय किसका इतना 15, परंतु ये 15 किस में है, महीने में। वर्ष बनाने के लिए क्या कर देंगे, बटे में 12, ये बड़ा आएगा तो माइनस, इससे यहां पर रखने से इस टाइम के साथ कितना अंतर आना चाहिए, 32.50, वो बराबर में रख लेंगे। तो मूलधन पहले लिख लेता हूं, गुणा में दर, दर कितनी दे रखी है यहाँ 12 से 1/2%, 25 बटे में 2 बनेगा, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा दोस्त, ठीक है। गुणा में समय कितना दे रखा है, 8 महीने का, तो 8 बटे में 12 आ जाएगा, बराबर कितना है 3250 बटे में 100 लिख सकते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अब देखो जितना ये कट सकता है काट लेते हैं। 5 से गया 5 थी 15, 5 चौके 20, 1 0 एज इट इज। अब फिर ये गया 5 थी 15 और 5 से गया 8 पे, ठीक है। ये 3 से गया 4 पे, तो यहाँ कितना आ गया, पी बटे में, सॉरी पी गुणा में 3 बटे में 32 आ गया नेगेटिव। यहाँ देखो 25 से 100 जाएगा 4 पे, 2 और 4 की गुणा 8 ही होती है, ये कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया क्या ये, ठीक है। 1/12 आ गया, यहाँ आ गया, तो पी कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ भी था और यहाँ भी था, यहाँ आ गया 1/12, और बराबर कितना है, आप कहोगे 3250 बटे में 100 है, ये आइटम आ गया। अब मैं कह सकता हूँ 12 3 36 और 32, 4 बटे में 32 गुणा में 12 बनेगा, 4 से 12 काट दिया मैंने, 36 माइनस 32, 4 बटे में 32 गुणा में 12 बनेगा, 4 से 12 कट गया 3 पे, 3 गुणा में 32 बनेगा ये, ठीक है। तो 3 गुणा में 32 बन रहा है ना, तो ये ऊपर निकल गया 3 गुणा में 32, यही पी की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब दोनों को 5 से काटें तो अगर ये कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, और ये बच गया 2 5 5 25, और 5 दूने 10, और 2 से 32 कट गया 16 पे, तो मैं कह सकता हूँ 65 गुणा में 48 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3120 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पे जो दे रखा है, तो उस साइड तो इंग्लिश ही दे रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलो। ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, 2 क्वेश्चन इकट्ठा कर लेंगे यार। देखो ए जो है एक कार्य को कितने टाइम में करता है, 15 दिन में करता है, और बी कितने टाइम में करता है, 20 दिन में करता है। इन्हीं का मल्टीपल कौन ले लेंगे, 60, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 7, 3 काम, दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर के 4 दिन काम किया, और पूछ रहा है कि शेष काम कितना रह जाता है। एक दिन में अगर 7 काम हो रहे हैं तो 4 दिन में कितने कर देंगे, 28, 28 माइनस कर दे तो कितने काम पेंडिंग रह गए, 32। वही इसने पूछा था कि शेष जो काम है वो कितना भाग है, भाग निकालने के लिए क्या कर देंगे, बस इस 32 के बटे में टोटल यानी कि 60 कर देंगे। दोनों को अगर 4 से ठोका जाए तो 4 8 32, 15 चौके 60। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 जो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर दे रखा है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात दे रखा है 3:2 के बराबर, यहां लिख लेता हूं 3:2, यानी कि लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है, तो ये दे रखा है 3:2। दोनों की अगर मैं x से गुणा कर दूं तो एग्जैक्ट वैल्यूज होगी अपने लिए। अगला परिमाप और क्षेत्रफल में अनुपात दे रखा है 5:9 के बराबर, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इधर वाला साफ कर लेता हूं भाई एक बार। ये देखो ये दे रखा है पेरीमीटर यानी कि परिमाप और एरिया के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है, 5:9 के बराबर दे रखा है, 5:9 के बराबर दे रखा है। अगर मैं दोनों के साथ y लगा लूं दोस्त,
वैसे करने के लिए तो वहां से भी आप पेरीमीटर निकाल करके, एरिया निकाल करके बराबर में 5/9 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा करना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, और ऐसा करना चाहो तो वो भी टाइम तो सेम ही लगना दोनों में। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई जमा चौड़ाई का डबल, तो 3x जमा 2x 5x का डबल कितना हो गया, आप कहोगे 10x, बराबर किसके है, पेरीमीटर 5y के। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि y बराबर क्या आ गया, 2x के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये है एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, दोनों की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। वो बराबर किसके दे रखा है, 9y, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, गुणा में 2x लिख सकते हैं। ठीक है, एक x से एक x खत्म हो जाएगा, 2 से ये 6 जो है 3 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्वेश्चन में पूछा गया था कि चौड़ाई क्या है, ब्रेड्थ आपको पता करनी थी कि कितने के बराबर होगी, तो चौड़ाई कितनी है, 2x, x की वैल्यू कितनी आई है, 3। ठीक है, तो 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो 89 अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं दोस्त। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पर कुछ मैथ के, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि आपको यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल रखा है p, ठीक है, मतलब, और फिर बोला गया p से कम या p के बराबर, कह रहा है कि अगर कोई भी इस चीज के अंदर डाला जाएगा ना, तो इसकी जो वैल्यू बाहर आएगी, तो वो जो जितना ये अंदर है, या तो उससे कम निकलेगा बाहर, या फिर उसके बराबर, परंतु कैसा निकलना चाहिए, पूर्णांक निकलना चाहिए दोस्त। ठीक है, पूर्णांक का मतलब कंप्लीट निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर लिख रखा है इसने -1/2, और यहां लिख रखा है पॉजिटिव, और यहां लिख रखा है 4 से ही 2/5, और यहां क्या लिख रखा है, पॉजिटिव, और इसके अंदर डाल रखा है 2। देखो यहां वाले में कोई आपत्ति नहीं है कि बराबर, देखो ये किसी कंडीशन को ना तोड़े, देखो ये बराबर आ गया, पूर्णांक भी आ गया। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव, यहां कौन आएगा, देखो अब पूर्णांक यूज करना है, इसलिए 4 से 2/5 तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि पूर्णांक यूज करना है, तो 4 ले लिया। अब देखो ये इससे कम भी है और पूर्णांक भी है, कम या बराबर में से एक होना चाहिए। ठीक है, कम होगा या बराबर होगा, कहने का मतलब 10 ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि -1/2 है, तो -1/2 नंबर लाइन को तुम सारे लोग जानते हो कि यहां बीच में 0 होता है, यहां पॉजिटिव की संख्याएं होती हैं। ठीक है, और यहां नेगेटिव की संख्याएं होती हैं। तो -1/2 को पूर्णांक बनाना है आपको सबसे पहले। तो पूर्णांक 2 तो बना नहीं सकते, बहुत दूर चला गया, 1 बनाएंगे, परंतु एक नेगेटिव लेंगे। एक पॉजिटिव क्यों नहीं लिया गया दोस्त, क्योंकि वो इससे ज्यादा हो जाता है, जबकि ये कहता है कि कम या बराबर होना चाहिए। अब हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। -1/2 ज्यादा होता है, ये बात तो पता होगी, ये -1 इससे कम है, कहीं कोई कहे कि ज्यादा है ये। अब ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, बीच में प्लस करना था, 4 2 का जोड़ 6 हो गया, -1 करने में 5 के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कंप्लीट दिख ही रहा है, बस फिर ऑप्शंस देख लेंगे अब, कोई चक्कर नहीं है। एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 52 से गुणा कर दी, उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ है, गुणा करने वाली संख्या क्या थी, यानी कि किससे गुणा करनी थी। सुपोज कर लिया आपने, एक तो देखो गुणा 25 से करनी थी, ऐसा करने पे सही होता, जबकि गुणा उसने 52 से कर दी, जो कि गलत है। ठीक है, अब किस संख्या से गुणा करनी है, यहां पर एक संख्या है जिसकी गुणा करनी थी, तो यहां पर मैंने सुपोज कर लिया कि 1 से गुणा कर दी, तो यहां कितना आंसर आया 25, यहां कितना आंसर आया 52, ये कितना ज्यादा आ गया, आप कहोगे 27, परंतु जेनुअनली वो 27 ज्यादा नहीं आता, कितना ज्यादा आता है 324, यानी कितने से गुणा करने पड़ेगी, अपने वाले से उस वाले पे जाने के लिए 27 से कम 27, 27 दूने 54, 12 से गुणा करनी पड़ेगी। हमने क्या संख्या सपोज कर रखी है जिससे गुणा करनी थी, 1, किससे गुणा कर देंगे 12 से, और 1 गुणा में 12 करते ही क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12, यानी किस संख्या से गुणा करनी थी, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 से गुणा करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा भाई, कह रहा है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n की क्यूब नेगेटिव n हमेशा ही कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए n की वो वैल्यूज प्लेस करना शुरू कर दो जो इसने रखने के लिए बोला है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो 1 यूज करेंगे, तो 1 यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये तो हर किसी से भाग होती है, एक बात पर नहीं पहुंच पाए, मतलब एक स्टेटमेंट पे n की वैल्यू अगर 2 रखे तो n की क्यूब, नेगेटिव n करना है, n की क्यूब 2 की क्यूब 8 होता है, और कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, यानी कि हमेशा किससे भाग होंगी 6 से। एक बात और याद रखना, जैसे कि जो संख्या 6 से भाग होती है वो हमेशा ही 3 से भाग होती मिलेगी, कोई भी संख्या हो। तो क्वेश्चन का आंसर 3 क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इसने एक वर्ड यहां पर यूज कर रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, इसलिए 3 और 6 में बड़ा कौन है, तो 6 है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि y जो है x जमा 3 के समानुपाती है। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि y जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, x जमा 3 के ऊपर। ऐसे यूज करते हैं फिजिक्स, अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो ऐसे यूज करते हैं। अब इस सिंबल को अगर हम बराबर में लेकर कहना चाहे तो हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट k लगाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है,
इनटू में x जमा में 3, ये मिल गया। अब ये कहता है कि जब y 8 और x 1 होता है, जब y 8 होगा तो y की जगह आपने 8 रखा बराबर k इनटू में x की जगह कितना आएगा 1, 1 और 3 का जोड़ कितना हो जाएगा 4। यहां से क्लियर कट में क्या कह सकता हूं कि k की वैल्यू कितने के बराबर है 2 के बराबर है। इस वैल्यू को यूज करेंगे जब भी आगे क्वेश्चन ट्रिगर करेगा। x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वेशन है आपके पास में। y की वैल्यू निकालनी है आपको बराबर k की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है 2 गुणा में x जमा में 3 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 जमा में 3 कितना हो जाएगा 5, 2 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 10, यानी कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 10 होगी दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 इस साइड इंग्लिश मीडियम में दे रखा, कोई चक्कर वाली बात है नहीं, तो ये पेज भी अपना पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लो 2 क्वेश्चन इकट्ठे दिख जाएंगे। हो जा शाबाश। एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे ये बाकी चीज ये क्वेश्चन पेपर होगा जिसका कितना एंडी वाला था। देखिए एक कभी भी किमें नहीं करा, क्या पचले भी न्यू थे और यो भी न्यू है, आगे भी न्यू मिला दूर किधर भाई साहब ने कड़िया पेन लाया है कौन इसके, उसका सिर्फ एक के टारगेट था। वो जब घर आंदा गया था बोले मैंने पीडीएफ बनवानी मेरा पेपर की जो सारा हरियाणा में फैलेगी, इतनी गजब की पीडीएफ लेके आ भाई साहब। तो इसने कहा कि 25% लाभ हो जाता है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी 4। इसका मतलब हो गया कि 4 पर 1 का लाभ, यानी कि 1 किसको इंडिकेट कर रहा है तो आप कहोगे लाभ यानी कि प्रॉफिट को, और 4 पर, और लाभ हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, यानी कि किसके डिनोट करवा रहा है क्रय यानी कि कॉस्टिंग प्राइस यानी कि सीपी को। अब ऐसे केस में जब आपने दूध के क्रय मूल्य पर ही मिश्रण को बेचा हो तो लाभ किस केस में हो सकता है जितना कि आपने पानी मिलाया हो, यानी कि लाभ ठीक वही होता है जितना कि आपने पानी मिलाया। क्रय किस चीज का था तो आप कहोगे दूध का था, यानी कि ये चीज है जो पानी की मात्रा है और ये चीज है जो दूध की मात्रा है। क्वेश्चन में पूछा गया था पानी तथा दूध का अनुपात निकालो, तो पानी कितना है 1 अनुपात में दूध कितना है 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे दे रखा है। खैर इसने 4:1 तो दे नहीं रखा, क्वेश्चन का आंसर 4:1 भी बनाया जा सकता है, ठीक है। कब, जब ये पहले दूध को और फिर पानी का अनुपात पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95, एक बस जो 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है 3 मीटर प्रति सेकंड प्रति गति से धीमा होना प्रारंभ करती है, रुकने से पहले यह कितनी दूरी तय कर लेगी। तो पहले ये 1 सेकंड में 24 मीटर जाएगी भाई, अगले सेकंड में ये कितना जाएगी 3 मीटर कम कर लेगी अपनी स्पीड को, यानी कि 21 जाएगी, फिर कितना जाएगी आप कहोगे 18 जाएगी। ऐसा करते करते ये कहां तक पहुंचेगी 0 तक पहुंचेगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरी एक एपी सीरीज फॉर्म होगी, मुझे क्या पता करना था सिर्फ इनका जोड़ पता करना था, ठीक है, सिर्फ इनका जोड़ पता करना था। यहां से मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 24 है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे तो आप कह सकते हो 24 - 0 यानी कि 24/3 यानी कि 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से आपको पता करना था एसएन, एसएन का फार्मूला हर किसी को पता होगा, n/2 इंटू में 2a पॉजिटिव n नेगेटिव 1 इंटू में d के बराबर होता है, इंटू में d के बराबर होता है। तो n की वैल्यू कितनी आई 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, गुणा में 2 गुणा में a की वैल्यू कितनी है 24, 2 चौके 24 दूने कितना हो गया 48, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है -8, सॉरी यहाँ पर n नहीं आएगा ये d है भाई, ठीक है, ये तो n आया था। और d की वैल्यू क्या है 21 में से 24 घटा दो, या फिर 18 में से 21 घटा दो, या 15 में से 18, यानी कि -3 के बराबर है, ठीक है। तो d की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से क्या 7, 7 की गुणा करेंगे -3 से -21 आ जाएगी, ठीक है दोस्त। ये कितना हुआ 4 गुणा में 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 4 7 28, 4 दूने 8 और 2 10, 108 मीटर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बुनियादी गड़बड़ हुई है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 108 आएगा। मैंने 1-2 बार फिर ट्राई करके देखा था और इस क्वेश्चन का हर बार क्वेश्चन का आंसर 108 ही आ रहा है। और ये क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी अपडेट होती तो लीजो मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वैसे मैं वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन ना ऑलरेडी डाल चुका हूं। जैसे ही ये पीडीएफ यहाँ मेरे पास पहुंची थी तो आधे पौने घंटे के अंदर यहाँ लाइव स्टार्ट किया था, फिर लाइव में अपना क्या है काम हो नहीं पाता, इसलिए फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे मैथ के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे सोल्व करके डाल दिए थे। अब यहाँ तो कंप्लीट करने के लिए डलवा रहे हैं दोबारा। तो ये कह राइट पे ये कह रहा है कि ए ने 85,000 रुपए लगा करके व्यापार शुरू कर दिया, बहुत सही बात है। कुछ समय के पश्चात में 42,500 के साथ बी भी इस व्यापार में शामिल होता है और लाभ का अनुपात वर्ष के अंत में 3:1 में बांटा गया, तो बी कितने समय के लिए साझेदार था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे ए, यहाँ क्या लिखोगे बी, यहाँ लिखोगे ए की पूंजी और यहाँ लिखोगे गुणा में उसका समय। तो ए की पूंजी कितनी है आप कहोगे 85,000 है, 85,000 है, गुणा में इसका समय कितना है तो इसने कभी छोड़ा ही नहीं, यानी कि पूरे साल रहा है, यानी कि 12 महीने। बी की पूंजी कितनी है वो दे ही रखी है 42,500 के बराबर है, गुणा में कौन आएगा इसका समय, और इसका समय हमने निकालना है तो हमने उसको सुपोज कर लिया कि वो जेड के बराबर है। और ये अनुपात
ये जो अनुपात बनेगा ना दोस्त, ये अनुपात ठीक उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में इनका लाभ बांटा गया है, यानी कि 3:1 के बराबर होगा ये, ठीक है। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि 00 से 00 कैंसिल हो गई, 450 सॉरी 450 का डबल ही होता है 850, यानी कि 2 से कट गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 24 अनुपात जेड आ गया, यानी कि 24 बटे में जेड, और उधर से बराबर कौन आ गया 3/1, 3 से 24 कितने पे कट गया 8 पे, आर पार गुणा करेंगे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी कि वो कितने महीने के लिए इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहा, तो कहेंगे 8 महीने के लिए इन्वॉल्व रहा, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, पहले कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाने पर वह अपने खर्चे को भी 10% से बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत में बढ़ोतरी क्या होगी। रिफ्रेश होने दो एक बार, हो गया। अब क्वेश्चन सही दिख रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करते हैं, मान करके चलते हैं कि वो बंदा ना जो उसकी जो इनकम होती थी, उस बंदे की जो इनकम होती है वो 100 मान करके चलते हैं। अब इसमें से उसने खर्चा कितना किया 75, 100 का 75% 75 ही होगा, तो सेविंग कितनी हो गई 25, यानी कि ये उसकी पहले की सेविंग है। अब इसने कहा कि उसकी जो आय है 20% बढ़ेगी, तो 100 पे 20 ही बढ़ेगी, यानी कि 120 हो गई, परंतु उसने क्या कर लिया अपने खर्चे को 10% बढ़ा लिया। पहले खर्चा कितना करता था 75 का 10% कितना होगा 7.5 होगा, ठीक है, 10वां हिस्सा ही होगा, तो कितनी हो जाएगी 82.5 रुपए, यानी कि वो अब कितने रुपए खर्च करता है 82.5 रुपए। तो बचत कितनी हो गई 120 में से 82.5 खर्च कर दिए तो 37.5 रुपए हो गए। पहले वो कितने रुपए की बचत करता था 25 की, अब कितने करता है 37.5 की, तो कितनी बढ़ गई 12.5 रुपए की। बटे में किस पे बढ़ी, तो आप कहोगे 25 पे, गुणा में परसेंट बनाने के लिए 100, यानी कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 50% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, दिख ही रहा है क्लियर कट। ये कह रहा है एक प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है, इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है, वास्तविक सूची में कुल कितनी सूचियां हैं। हिट एंड ट्रायल से करोगे तो क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा, और थोड़ा सा सोचोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। करना क्या था अपने को, फिर मैं अब तुम्हें बेसिक मेथड से करवा पाऊंगा, उस मेथड से करने के लिए तुम लोग काफ़ी टाइम ले जाओगे। एवरेज अगर तुम लोगों ने मेरी क्लासेस पहले की लगा रखी होती तो दिक्कत नहीं होती उस मेथड को समझने के लिए। मैं मान करके चलता हूं कि जैसे अपने को निकालना क्या, इसमें वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं। दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो पूछ सकता है कि इसमें संख्याएं कितनी है, या फिर पूछ सकता है कि पहले का एवरेज कितना हुआ करता था। दोनों में से कोई भी बात पूछी जा सकती है। अब इसने संख्याएं पूछ रखी है, तो मैंने मान लिया कि पहले की जो संख्याएं थी वो एक्स हुआ करती थी। अब एवरेज की अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी, मैं मान लेता हूं कि जो एवरेज थी पहले की वो ए हुआ करती थी, ठीक है, पहले की एवरेज ए हुआ करती थी और संख्याएं कितनी हुआ करती थी ए के बराबर, ठीक है। ये बात अपन लोग दिमाग में रखेंगे। अब इसने जैसे स्टेटमेंट जो बोली है वही मूवमेंट कर देंगे। 15 मिला दें अगर इसके अंदर, तो 15 मिलाओगे तो जैसे उनकी गिनती कितनी थी, एवरेज कितनी थी ए, उनकी गिनती कितनी थी ए एक्स, ए और एक्स की गुणा कर दें तो टोटल हो गया। इस टोटल में 15 और मिला दें और अब नई एवरेज निकालें, तो एक संख्या बढ़ गई, यानी कि पहले संख्याएं एक्स थी अब एक और बढ़ गई, पहले संख्या एक्स थी अब एक और बढ़ गई। ऐसा करने पे एवरेज क्या हो जाता है 2 से बढ़ जाता है, यानी कि माध्य का मतलब एवरेज ही है, ठीक है। तो पहले ए हुआ करता था अब 2 से बढ़ गया। अब यहां से मैं आर पार अगर गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एक्स जमा 15 बराबर है, एक्स की यहाँ दोनों जगह गुणा करेंगे ए एक्स जमा में 2x आ जाएगा, फिर आगे एक की गुणा करेंगे तो ए जमा में 2 आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स से ए एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ से कौन जिंदा रह जाएगा, ऊपर वाले को साफ करके वहां लिख लेता हूँ, 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी अपने को। अब यहां से मेरे को क्या मिल गया, मैं कह सकता हूं कि 2x जमा में ए, और ये बराबर किसके, देखो ये 2 जो है इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 13 के बराबर हो गया, ठीक है। यहां से तो ये इक्वेशन मेरे को मिल गई। अब ये कहता है, वैसे गलत कर दिया रफ तो यार इसको, अब ये कहता है कि इसी नई सूची के ऊपर अगर एक और गेम कर दें, क्या कि एक और मिला दें इसके अंदर। अभी के लिए जोड़ क्या था, पहले क्या था ए एक्स जमा में 15 था, इसी के अंदर एक और जोड़ दिया तो 16 हो जाएगा, बटे में संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स जमा में 1 था और एक और बढ़ जाए तो 2 हो जाएगा। बराबर कहता है कि अब जो माध्य है वो 1 से घट जाता है, ये स्टार्टिंग वाले पे नहीं घट रहा है, ये इसी के ऊपर घट रहा है नई सूची के ऊपर। और वहां पर क्या हुआ था, ए जमा 2 हुआ था और 1 घट गया तो ए जमा 1 रह गया दोस्त, ठीक है। आर पार गुणा करेंगे तो कौन मिल जाएगा, ए एक्स जमा में 16 बराबर है, यहाँ x की गुणा दोनों जगह करेंगे तो ए एक्स जमा में x हो जाएगा, जमा में 2a और जमा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए एक्स से ए एक्स खत्म हो गया, यहां से मुझे क्या मिल गया, तो आप कहोगे x जमा में 2a बराबर है x जमा में 2a, यही रह गया, और ये 2 इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 14 मिल जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए है, मुझे x की वैल्यू चाहिए है, यानी कि a मुझे क्या करना है, खत्म करना है। a क्या करना है, मुझे खत्म करना है। तो a को खत्म करने के लिए क्या करा जा सकता है, इसकी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 4x हो जाएगा, जमा में 2a हो जाएगा, बराबर में 26 हो जाएगा। सॉरी भाई।
अब अगर दोनों को मैं नेगेटिव कर देता हूं तो यहां से मेरा a खत्म हो जाएगा और यहां से कितना आएगा -3x बराबर में कौन आ गया -12। नेगेटिव से नेगेटिव घट गया, 3 से 12 जो है 4 पे कट गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, और इधर तो इंग्लिश मीडियम में ही दे रखा, कोई नई जोड़ी बात है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सीधा सा एक ही काम करना था। जैसे कि इसने बोला है सबसे पहले कि ए बी की वैल्यू है ना, मैं बड़े लिख रहा हूं भाई, ठीक है, ए बी बराबर किसके है 1 के। तो देखो ए को मैं अगर सपोज कर लूं कि 1 है तो बी भी मेरा कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ए को सपोज कर लिया कि ये 1 है तो बी भी मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 के बराबर दे रखा है। अब आगे कह रहा है कि बीसी की वैल्यू किसके बराबर है 1/2 के। बी मेरा ऑलरेडी आ चुका है 1, तो सी कितना होगा 1/2 हो जाएगा। अगली लाइन सी और डी की गुणा कितने के बराबर दे रखी है इसने, सी और डी की गुणा दे रखी 6 के। अब सी की मेरी वैल्यू आ चुकी है 1/2, तो डी की मैं वैल्यू क्या रखूं कि 6 बन जाए गुणनफल, आप कहोगे कि 12, तो डी की भी मेरी वैल्यू आ गई। अब अगली लाइन में डी और ई की गुणा इसने दे रखी है, डी और ई की गुणा इसने दे रखी है 2 के बराबर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि डी की तो मेरी वैल्यू आई चुकी है, यानी कि 12 है। अब 12 के गुणा में मैं क्या करूं कि ये कितनी वैल्यू दे अपने को, 2 वैल्यू दे। तो आप कहोगे 1/6 यूज कर लेते, दोनों की गुणा करने से ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अब ई एफ है भाई, ई एफ, ई की वैल्यू अभी निकाली है 1/6 के बराबर, एफ की वैल्यू क्या ले कि बराबर में 1/2 आ जाए, तो आप कहोगे 3 यूज कर लेते, क्योंकि गुणा में 3 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी की वैल्यू आ गई ना। अब इसने जो डिमांड में रखा, जैसे सबसे पहले इसने क्या रखा, ए और डी की गुणा, फिर बी और ए की गुणा, फिर सी और एफ की गुणा, इनका अनुपात पता करके बताना था कितने के बराबर बनेगा। कहां रखें इसको, यहां रख लेता हूं। देखो पहले ए और डी की गुणा है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और डी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 12, 1 और 12 की गुणा कितनी हो जाएगी 12 अनुपात में। अगला क्या बोला गया है बी और ई, बी की वैल्यू कितनी है 1, कोई चक्कर ही नहीं है इसका तो, और ई की वैल्यू कितनी है 1/6, 1 और 1/6 की गुणा क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी अनुपात में। आगे बोला सी और एफ, सी की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहां से एफ की वैल्यू कितनी है 3। अब 1/2 की और 3 की गुणा क्या हो जाएगी 3/2, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। परंतु यहां पर बटे में संख्या दे रखी है, इनको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे, ये कितना हुआ 72 अनुपात में, ये कितना हुआ 1 अनुपात में, यहां गुणा 6 से करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा 3 पे, और 3 की और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 9, 72 अनुपात 1 अनुपात 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 से गुणा क्यों करी गई, क्योंकि बटे में 2 ही संख्या थी 6 और 2, और इनका जो एलसीएम बनता है वो 6 बनता है। ठीक है, इसलिए 6 से गुणा करी गई थी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई। ये कह रहा है कि ए की आमदनी का 5%, बी की आमदनी के 15% के बराबर है। इसको साफ कर देते हैं, यहां लिखने की जगह मिल जाएगी अपने को। ए की आमदनी का 5%, यानी कि ए का तो 5%, ये किसके बराबर है, आपको बोला गया है कि बी के 15% के बराबर है, तो बी का 15%, दोनों की जगह परसेंट यूज कर रखा है, दोनों का परसेंट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 5 एकम 5 और 5 से 15 कट जाएगा 3 पे, यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मुझे मिल गया ए बराबर 3 बी के। यहाँ से मैं ए और बी का अनुपात निकाल सकता हूँ दोस्त। ए की वैल्यू क्या बनेगी जो ए के साथ नहीं है, यानी कि 3, बी की वैल्यू क्या बनेगी जो बी के साथ नहीं है, यानी कि 1। ठीक है, ये हुआ यहां से। अगली लाइन में क्या कहता है कि बी की आमदनी का 10%, तो बी का 10% बराबर किसके है सी की आमदनी के 20% के बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 10 से 20 जो है 2 पे खत्म हो जाएगा, यानी कि मुझे क्या मिल गया बी बराबर है 2 सी की मिल गया। यहां से मैं बी अनुपात सी निकाल सकता हूं दोस्त, बी अनुपात सी निकाल सकता हूं। बी की वैल्यू क्या बनेगी जो बी के साथ नहीं है, यानी कि 2, और सी की वैल्यू क्या बनेगी जो सी के साथ नहीं है, यानी कि 1। अब यहाँ देखो बी की वैल्यू यहाँ 1 और यहाँ 2 है, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। जब इसका नाम सेम है तो दोनों जगह सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, ताकि मुझे क्या मिल जाएगा ए, बी और सी को मैं इकट्ठा बैठा पाऊंगा। फिर तो मैंने उसकी 2 से गुणा कर दी, तो ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखो बी की वैल्यू यहां से लो या फिर वहां से लो, दोनों जगह से सेम आ रहा है, और जब बी 2 होता है उस टाइम पे सी कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहां से इसने कहा कि सी की आमदनी 2000 है, सी की आमदनी अपने को कितनी दिखाई दे रही है 1, परंतु इसने कितना दे दी 2000, यानी कि 2000 से गुणा कर दी। फिर इसने किससे गुणा कर दी इसने 2000 से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ए बी तथा सी की आमदनी का योगफल क्या है, तो आमदनी का योगफल क्या होगा 6 जमा 2 जमा 1, यानी कि 9 गुणा में 2000 कितना हो जाएगा 18000, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 100 था और ये कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ाते हैं भाई बात को, और ये दोबारा आ रहा है क्या क्वेश्चन इसमें, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ना, मेंटर बना था और ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये अपने हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो चुके हैं भाई। मेरे एंड से इंग्लिश भी कंप्लीट हो गई, कंप्यूटर भी हो गया, और क्या बोलते हैं हिंदी भी, सॉरी रीजनिंग भी, मैथ भी। ठीक है, तो अब आपकी एक ही चीज़ रह गया होगा हिंदी का पोर्शन, वो जो है अभिमन्यु शास्त्री सर यहाँ पर हमारे पास हैं, अभिमन्यु सर हैं, और वो आपको हिंदी सोल्व करवाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। इन्हीं सब तो दुआओं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, रब।
बैक। हाँ, यहाँ से आगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, हिंदी का जो हमारा पोर्शन है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे भाई। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने कि सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सम्राट के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताना हमने यहाँ पे। सम्राट के लिए भूधर नहीं बनेगा दोस्तों, महीपति, केसरी, मार्तंड। भाई मेरे, मार्तंड तो एक प्रकार से सूर्य का पर्यायवाची होता है, भास्कर भी होता है, दिवाकर भी होता है, मार्तंड भी कहते हैं, सूर्य भगवान का पर्यायवाची है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा हमारा दोस्तों, ये हमारा महीपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? महीपति। ठीक है ना। महीपति जो है वो एक प्रकार से हमारा दोस्तों सम्राट का पर्यायवाची होता है। भूपति भी होता है, महीपति भी होता है, ये हमारा सम्राट का पर्यायवाची होता है। ये इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रखे है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत बताना है दोस्तों, ऊपर की ओर उछाला गया उत्क्षिप्त बिल्कुल होता है भाई, ये तो सही है, असंगत नहीं है। असंगत चुनना हमने यहाँ पे। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत भी होता है और इंद्रिय निग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, उसको सही है, ये भी बिल्कुल। अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी उसकी बोलेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। बच गया के? बच गया तो पर्वत के पास की भूमि जो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पर्वत के पास की भूमि, यहाँ पे क्या दे रखा है? ऊसर दे रखा है। ऊसर यहाँ पे किसको बोला जाता है? जो हमारी एक प्रकार से जो बंजर भूमि है उसको ऊसर बोला जाता है। ठीक है ना। ऊसर का विलोम शब्द उर्वर होता है, उर्वर। ठीक है ना। उर्वर जो है उपजाऊ भूमि है, और ऊसर उसकी क्या कर यहाँ पे जो एक प्रकार के अपनी बंजर भूमि है, बंजर भूमि को ऊसर बोला करना, यानी कि पर्वत के पास की भूमि को ऊसर नहीं कहा जाता दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर है, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए भाई। ठीक है। शुद्ध शब्द बताना अपन, देखो कौन सा रहेगा इसके अंदर अपना शुद्ध शब्द। देखो भाई, इसके अंदर दे रखे अपना 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने। सांसारिक, निरपेक्ष। निरपेक्ष तो किस तरह लिखांगे भाई? यहाँ पे निरपेक्ष तो नहीं लिखांगे पे, निरपेक्ष। ये वर्तनी अपनी शुद्ध होती, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा गया। अध्ययन में 2 ये एक प्रकार से ये आते हैं, ये शुद्ध होती है दोस्तों अध्ययन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है। वास्तविक के अंदर आदर्श से आता है दोस्तों। ठीक है। तो अपना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सांसारिक यहाँ पे शुद्ध है, बाकी सारी की सारी क्या दे रखी हैं? अशुद्ध वर्तनियां दे रखी हैं। सांसारिक को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? सांसारिक को ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सांसारिक। ठीक है ना। सांसारिक ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि सांसारिक इसका क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है भरसक समस्त पद का उचित विग्रह बताना अपन है। भरसक का मतलब क्या हो है? देखो भाई, यानी कि ये समाज से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है दोस्तों। भरसक, भरपूर शक्ति, भर के शक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार तो किसका होया करा अपना? यथाशक्ति का विग्रह होया करा है। ठीक है ना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। लेकिन मैंने आपको बताया था भाई, जिस शब्द का स्टार्टिंग में भर लगता है, ठीक है, हाँ, भर लगता है, तो वह हमारा किसका होता है? अविभाव समास का एग्जाम्पल होता है। तो दोस्तों इसका विग्रह पूछ लिया अपना पे, तो विग्रह कुकर बनेगा भाई, इसका विग्रह बन जाएगा क्या बनेगा? पूरी शक्ति से, यानी कि 4th ऑप्शन इसके अंदर से उत्तर हो जाएगा हमारा, पूरी शक्ति से। क्या होता है? भरसक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे पे। अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, इन प्रत्ययों के अंदर से क्या करना हमने? सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए, यानी कि नू बताना हपाना इनमें चरुआ मतलब है कौन सा ऑप्शन के अंदर सारे में ठीक प्रत्यय लग रहे हैं। ठीक है। इस पर देखो देखो लेखिका, लेखिका में तो इका प्रत्यय है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रिया और आगे कौन सा शब्द दे रखा आपने? पुलिस वाला, इनमें थोड़ा है इका प्रत्यय, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अपना ऑप्शन। ठीक है। आगे दे रखे अपना अन। रावण के अंदर अन प्रत्यय है, बिल्कुल है भाई दोस्तों। बाद में न का अनय बन जाता है हमारा यहाँ पे। मोहन के अंदर भी अन प्रत्यय बिल्कुल सही है, और श्रवण के अंदर भी हमारा कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय है, न को अनय बन जाता है बाद में, यानी कि यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक उत्तर हो जाएगा इसका। रावण, मोहन और श्रवण, इनके अंदर अन प्रत्यय है। देखो यहाँ पे अ प्रत्यय दे रखा है, लेखक के अंदर अक प्रत्यय, यो भी कैंसिल हो जाएगा अपना। आई प्रत्यय,
चढ़ाई में तो आई पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिवानी में तो आ नहीं पढ़ते, ये भी गलत हो जाएगा भाई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, रावण, मोहन और श्रवण, इनके अंदर हमारा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अन प्रत्यय इनके अंदर लगा हुआ है। हाँ ठीक है। तो भाई दोस्तों आगे जो एसएससी जीडी का पेपर होगा, एसटेट सीटेट है, DSSS है, जो भी आपका पेपर है आगे, ठीक है ना, उसके लिए आप जो है अपने यूट्यूब चैनल जीके अभी शास्त्री को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको जो है ना कंटिन्यू क्लास मिला करेंगे। एसटेट सीटेट की बात हो, चाहे एसएससी जीडी का हमारा आगे पेपर होगा उसकी भी क्लास मिला करेंगे, और आगे डी ग्रुप वगैरह का जितने पेपर होंगे अपने सारी हिंदी बढ़िया तरीके से पढ़ने खातर आप इस चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, जीके अभी शास्त्री। आगे देखो भाई, मेरे माता पिता खालिस्तान में रहते हैं, यानी कि इसके अंदर खुदे बता दिया भाई नगर इस रिक्त स्थान के अंदर आएगा, लेकिन पूछा क्या है, पूछा यह है भाई नगर का इसके अंदर विलोम शब्द बताना। दोस्तों नगर का विलोम क्या बनेगा भाई, कहीं इसमें महानगर ठो गया, महानगर थोड़ा ही बनेगा, नगर का क्या बनेगा दोस्तों, नगर का बनेगा गांव। नगर का विलोम शब्द क्या बन जाएगा भाई अपना, नगर का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, गांव, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा अपना। उसके बाद का जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग को नहीं वो बताना है, ठीक है। ट्रिक भी अपन बता रखी है कि भाई आप विशेषण का प्रयोग करके देख लेंगे, क्रिया का प्रयोग करके देख लेंगे, अदालत चल रही है, अदालत लगी, ठीक है ना। दुनिया हमारा क्या है दोस्तों, दुनिया तो हमारा स्त्रीलिंग है, और सलाह भी हमारा स्त्रीलिंग है। जो चौथा ऑप्शन दे रखा है किस्सा, ठीक है ना, किस्सा हमारा क्या है, किस्सा शब्द हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा किस्सा, ठीक है ना। अच्छा किस्सा, किस्सा तो बहुत अच्छा है भाई, अच्छा विशेषण का प्रयोग कौन करा था, मैंने ट्रिक बताई थी, अच्छा अच्छी लगा के देख लियो इसमें, अच्छा किस्सा, किस्सा तो बहुत अच्छा है भाई, किस्सा तो अच्छी है, ऐसा तो कुछ लिख दूंगा पे। तो इसके अंदर अच्छा हमारा किस्सा हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किस्सा हमारा पुल्लिंग है, बाकी सारे के सारे के हैं स्त्रीलिंग शब्द इनके अंदर दिए गए हैं। हाँ अगला प्रश्न आएगा भाई, संकल्प में कौन सी संधि है। दोस्तों ऊपर के लग रहा है, अनुस्वार लग रहा है, ट्रिक बताई थी भाई, जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लग गया पाए नहीं, मैराथन क्लास में बताई थी मैंने यार, बवा के बढ़िया कर अपनी वह व्यंजन संधि बढ़िया कर है। तो दोस्तों इसके ऊपर संकल्प के ऊपर के लग रहा है अपना, संकल्प के ऊपर अपना अनुस्वार लग रहा है, तो इसका मतलब यह कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, यानी कि चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संकल्प है, संविधान है, संसार है, संयोग है, संशय है, संधि शब्द है, ऊपर अनुस्वार लगा कर और तो अपनी व्यंजन संधि बना कर है, तो व्यंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भाई, ठीक है। उसके बाद अगला बड़ा गजब का प्रश्न आएगा भाई, बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपने तभी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं जब आप अच्छी तरह से इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा गहराई में भी जाना पड़ेगा हिंदी के इस शिफ्ट के अंदर 4-5 क्वेश्चन बड़े अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के दे रखे हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आगे भविष्य के अंदर, ठीक है, इसकी सब्सक्राइब कर लियो। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ठीक है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, इसके अंदर देखो दोस्तों क्या पूछा है, साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये, सप्रत्यय कर्मकारक साधारण वाक्य, प्रधान कर्ताकारक साधारण वाक्य, अप्रधान कर्ताकारक साधारण वाक्य, अप्रत्यय कर्मकारक साधारण वाक्य। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों। जो वाच्य का टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या मिलता है हमें, वाच्य के टॉपिक के अंदर हमें क्या मिलता है, कर्ता प्रधान होता है, और क्रिया किसके अकॉर्डिंग चला कर वहां पे क्रिया हमारी कर्ता के अकॉर्डिंग चला कर है। तो इस वाक्य के अंदर क्या हो चुका है, इस वाक्य के अंदर जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग चली हुई है। कर्ता हमारा सिपाही है, सिपाही हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो क्रिया भी हमारी क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, प्रधान कर्ता कारक। क्या है दोस्तों यहाँ पे प्रधान क्या है, कर्ता कारक, प्रधान कड़ो अगर कर्तृवाच्य में अगर, तो इस वाक्य में क्या दिखने लग रहा अपन है, इस वाक्य के अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे सिपाही हमारा कर्ता है और ये प्रधान भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधान कर्ता कारक है। और साधारण वाक्य तो सभी ऑप्शन के अंदर दे रखे, साधारण वाक्य तो है ये, ठीक है, साधारण वाक्य तो है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, प्रधान कर्ता कारक है, ठीक है, प्रधान है और कर्ता कारक है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों यहाँ पे, बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर हम क्रिया की बात करते तो ऐसी स्थिति में हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है दोस्तों, खटखटाना भनभनाना अनुकरणात्मक एक प्रकार से क्रिया हो जाती है, अनुकरणात्मक धातु आप इसको बोलिए। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुकरण धातु, या क्या है हमारे यहाँ पे अनुकरण धातु है, अनुकरण हो रहा है यहाँ पे भनभनाना अनुकरण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुकरण धातु का एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया तो वह आग्रह है जब कर्ता खुद काम न करके किसी को प्रेरणा दे करके काम कराता, जैसे कल वाली शिफ्ट में आ रहे थे प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल, वह आग्रह प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना। जैसे अध्यापक बच्चों से हिंदी पढ़वाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी अपनी। संयुक्त क्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों,
दो क्रियाएं एक साथ वहां पे चली जाती है, वो संयुक्त क्रिया होया करा अपनी। तो देखो भाई, उसके बाद का प्रश्न है अपना के है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए क्या होता है। ठीक है ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका सही अर्थ क्या है, अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना इसका सही अर्थ होता है। ठीक है ना, सांप लगड़ गया, लकीर ने पीटे जाओ, कौन बोलिया कर दिया पे, मैंने बताया था मैराथन क्लास के अंदर, इसका अर्थ भी बताया था दोस्तों, वहां से एक क्वेश्चन आ चुका है हमारा। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। तत्सम बताना है अपन है, ठीक है, 3 तद्भव दे रखे हैं, एक तत्सम दे रखे है, उस तत्सम को अपन बताना। संस्कृत का शब्द अपन कौन सा है भाई, देखो मैंने बताया था भाई, जहां पे चंद्र बिंदु लागेगा दोस्तों, चंद्र बिंदु लागेगा तो वहां पे क्या बनता है हमारा, चंद्र बिंदु हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ लगता है, तत्सम में कभी भी नहीं लागेगा। तो निचला आंख तो बिल्कुल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंख का तत्सम तो क्या बनता है, अक्षी बनता है दोस्तों, क्या बनता है, अक्षी बनता है। इसी प्रकार अग्नि का क्या बनता है, सॉरी आग का क्या बनता है, आग का हमारा एक प्रकार से तत्सम क्या बनता है, अग्नि बनता है दोस्तों। ठीक है, तो आग भी हमारा नहीं होगा, इसका पूछ रखा अपने पर क्या पूछ रखा है, तत्सम पूछ रखा है। आग तो तद्भव है भाई। बगुला, बगुला हमारा क्या होता है दोस्तों, बगुला हमारा तद्भव होता है, लेकिन जो यहाँ पे वक दे रखा है, वक हमारा क्या होता है दोस्तों, ये संस्कृत का होता है। क्या होता है, वक संस्कृत का होता है। वक मैंने क्या होता है दोस्तों, वक मैंने बगुला होता है। ठीक है ना, तो वक इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, वक मैंने बुगला होता है दोस्तों, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रखा है अपना इसके अंदर है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है। नु बताना है भाई कौन सी पंक्ति सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रही है। देखो इसमें सबसे पहला दे रखा है सलेस अलंकार की पंक्ति दे रखी है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसके अंदर सलेस अलंकार है, बिल्कुल है दोस्तों। सलेस अलंकार में क्यों अगर एक के शब्द के साथ में क्या चिपके रहते हैं, अनेकों अर्थ चिपके रहते हैं, यानी कि सुबरन के यहाँ पे 2 अर्थ निकलते हैं दोस्तों। क्या निकलते हैं, सुबरन के हमारे 2 अर्थ निकलते हैं। सुबरन का मतलब क्या होता है, सुबरन का मतलब एक तो होता है भाई सोना, सवर्ण आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, सवर्ण या सोना, सुबरन। ठीक है, दूसरा अर्थ क्या होता है, सुवर्ण का मतलब अच्छे वर्ण। ठीक है, अच्छे वर्ण इसका दूसरा अर्थ होता है। यानी कि इसके अंदर तो सलेस अलंकार है बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ में 2 अर्थ चिपके हुए हैं यहाँ पे, इसके अंदर तो नो डाउट है सलेस अलंकार। ये तो नहीं हो सकता हमारा इसका आंसर, कैंसिल करो इसको। मानविक अलंकार कहता है इसके अंदर, संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, बिल्कुल है भाई इसके अंदर मानविक अलंकार। मानव जैसी क्रियाएं हमारी प्रकृति को करते हुए दर्शाया गया है दोस्तों, यहाँ पे मानविक अलंकार बन जाएगा, नो डाउट। ये भी इसका उत्तर को नहीं हो सकता अपना। ये तो क्या है अपना, ये तो अपना सुमेलित नहीं है, पूछ रखा है अपना पे। ठीक है ना, ये तो सुमेलित है भाई। रूपक अलंकार देखो आप इसके अंदर, उपमा अलंकार देखो चौथा ऑप्शन दे रखा है, पीपर पात सरिस मंडोला, ये तो उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है भाई, उदाहरण है। ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। आपने क्या पूछ रखा है, सुमेलित नहीं है। ये तीनों तो सुमेलित है भाई, लेकिन रूपक अलंकार का ये एग्जाम्पल दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है, रूपक अलंकार। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे बात करांगे भाई कीर्ति मान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। ठीक है, और वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग एक प्रकार से स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसमें नु पूछा है यो अज्ञान शब्द के अंदर, देखो भाई सीधी सी बात है, नु कहा यो अज्ञान शब्द के अंदर जो अ उपसर्ग लग रहा है नहीं, अ उपसर्ग दोस्तों वो किसका है, वो कैसा उपसर्ग है, वो तत्सम है, तद्भव है, या फिर हमारा एक ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर तद्भव, तत्सम और विदेशी उपसर्ग। ना तीनों तो कुकरो इसके हैं, तीनों तो कौन हो सकते नहीं। यहाँ पे उपसर्ग बनेगा दोस्तों। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चों ने मुझे लगता है कि यहाँ पे गलती कर सकते हैं इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन के अंदर। लेकिन ए जो हमारा उपसर्ग जो दोस्तों यहाँ पे जो दर्शाया गया है, ए उपसर्ग हमारा किसका होता है, तत्सम यानी कि संस्कृत का उपसर्ग होता है। यानी कि किसी भी, क्योंकि ज्ञान हमारा शब्द क्या है दोस्तों, ज्ञान हमारा जो शब्द है ये तत्सम शब्द है संस्कृत का, और जो संस्कृत के गलत जो उपसर्ग लागेगा नहीं, संस्कृत के शब्द के साथ में जो उपसर्ग लागेगा दोस्तों उसको क्या माना जाता है, उसको तत्सम उपसर्ग माना जाता है। इस बात को आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो इसका हमारा सही उपसर्ग सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम उपसर्ग है हमारा अ। अज्ञान के अंदर जो अ उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, ये हमारा क्या माना जाएगा, यहाँ पे तत्सम उपसर्ग इसका क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल डंके की चोट पे बोलते हैं। उसके बाद अगला हमारा 55वां क्वेश्चन है, यहाँ लास्ट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई
विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विराम चिन्ह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं हमारे पेपर में। विराम चिन्ह की अपन एक जीके विशास्त्री अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कमाल की वीडियो बना के डाल रखी है, तो उसने देख लियो सारे के सारे, आगे भी कैम होगा आपका वो, ठीक है, वहां से पढ़ लियो। पे सारे के सारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो दोस्तों, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। इसमें पूछ रखा है विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, यानी कि नू बताना है कड़ा सही प्रयोग हो रहा है विराम चिन्ह का, इसमें तो कौन हो रहा भाई, बिल्कुल भी कौन हो रहा है ना, ये तो गलत है हमारा, ये नहीं उत्तर सही नहीं होगा। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, ये भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता दोस्तों। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, हाँ ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है विराम चिन्ह का, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी के 15 क्वेश्चन आपके सामने।